नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल में कोविड-19 के मामलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश में 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रहेगी रोक। कृषि कानूनों के विरोध में श्रमिक संगठन CITU और हिमाचल किसान सभा ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। जिला मुख्यालय में निकाली रैली। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने परोइया में सुनी जन समस्याएं। अधिकतर समस्याओं का मौके पर किया निपटारा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने CRPF के जवान अशोक कुमार की शहादत पर जताया शोक। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान और स्कूल 4 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। केवल वे संस्थान खुले रहेंगे जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन स्कूलों के पास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें अपने छात्रावास बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवासीय छात्रावासों में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए एक अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। उन्होंने कहा कि अध्यापकों सहित महाविद्यालय और स्कूल का स्टाफ नियमित रूप से अपने संस्थानों में आना जारी रखेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कोई भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और बाहरी कार्यक्रमों में 200 और आंतरिक कार्यक्रमों में 50% तक लोग शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि नर्सिंग और चिकित्सा संस्थान नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे। मंदिरों के अंदर लंगर और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा और केवल दर्शन की ही अनुमति होगी। सारी चीज को जब देख रहे थे कि पिछली बार जब कोविड आया था आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा था और अब की बार पिछले 20-25 दिनों में 220 से आंकड़ा 2000 के करीब पहुंच गया है, जिसको मैं कह सकता हूं कि बहुत रैपिड, बहुत फास्ट जो है वो एकदम जो है स्प्रेड हो रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और हम इस बात भी देख रहे हैं कि जो हमारा जो पंजाब के साथ एडजॉर्निंग डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे वो हमारा सोलन है, चाहे हमारा सिरमौर है, यहाँ मामलों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए हमने आज मीटिंग की और मीटिंग करके थोड़ा सा रिव्यू किया सारी सिचुएशन को। के तौर पर हमने एक तो ये तय किया कि जो मंदिरों में दर्शन का जो श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, वो तो श्रद्धालु दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ लंगर का आयोजन, भजन कीर्तन का आयोजन, हवन का आयोजन जिस प्रकार से करते हैं उस पर हमने कहा कि फिलहाल रुकना चाहिए। दूसरी बात, हमने ये भी निर्णय किया कि जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं हमारे हैं, वो अगर हॉल के अंदर हैं उसमें वही रखा हमने कि 200 मैक्सिमम और 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, 50% जो है टोटल कैपेसिटी का। अगर जहाँ जैसे 400 लोग बैठ सकते हैं वहाँ पर 200 से ऊपर ज़्यादा लोग नहीं बैठे, 50% बैठेंगे। जहाँ 100 आदमी बैठ सकते हैं कमरे के अंदर, वहाँ पर 50 आदमी ही बैठेंगे। और ओपन एरिया में भी इसी तरह से हमने जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई अगर कहीं ग्राउंड की कैपेसिटी 1000 है तो 1000 के उस ग्राउंड की कैपेसिटी के अनुसार 500 ही वहाँ पर लोग कार्यक्रम में गैदर हो सकते हैं। एक तो इसको एनफोर्स किया। इसके अतिरिक्त हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर थोड़ा ज़्यादा बल देने के लिए कहा है। टेस्टिंग का सैंपल और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जहां हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन क्लासेस के हो रहे हैं, बोर्ड क्लासेस के, तो वहाँ पर तो अभी तक जो है उस तरह से उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं।
लेकिन एक हफ्ते के लिए हम कल के बाद इस बात को लेकर के जो है वो स्कूल बंद करने के लिए एक ये कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 3-4 दिन की, शायद 4 दिन की छुट्टियां बता रहे थे शायद निकलने। तो ऐसे में ये भी हम कदम उसमें ले रहे हैं। तीसरे, हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का आना जाना अभी फिलहाल हमने कहा कि उसमें नहीं रुकेंगे। होम आइसोलेशन के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है, और इसके अतिरिक्त जो है वो जहां हमारी बेड कैपेसिटी को लेकर के उस पर भी हमने रिव्यू किया, और उसको और ज़्यादा इन्हांस और बिल्कुल एक्टिव इसमें रखना चाहिए हमको सक्रिय में, ताकि जहां भी ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक पेशेंट को वहां पर एडमिट करना पड़े तो एडमिट करने के लिए वहां पर गुंजाइश रहे। इन सारी बातों को लेकर के हमने कुछ एक निर्णय किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से 22 करोड़ 68 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में तीव्रता से वृद्धि हुई है, जिस कारण यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि राजस्व कॉलोनी का निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा, जिससे जिले के कर्मचारियों को आवासीय भवन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने टौणी देवी में 2 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने हमीरपुर में 2 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली राजस्व कॉलोनी, 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से सुजानपुर तहसील की दोहक, धैल, पटलाधार और बलेठ उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की पंपिंग मशीनरी के स्वचालन सहित वितरण प्रणाली और सुधारीकरण, 6 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से गांव बैरी से पलाही चरण 1 के अंतर्गत ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक में बाढ़ संरक्षण कार्य और सुजानपुर तहसील में 6 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से गांव बैरी से पलाही चरण 2 के अंतर्गत ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक में बाढ़ संरक्षण कार्य की आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने शिमला से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि राजस्व कॉलोनी का निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा, जिससे जिले के कर्मचारियों को आवासीय भवन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर में 12 करोड़ रुपए की लागत के मिनी सचिवालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। पुंग खड्ड पर 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पुल का निर्माण कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। नाबार्ड के अंतर्गत क्षेत्र में 12 सड़कों के निर्माण पर 37 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली धौला सिद्ध विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे हमीरपुर के सुजानपुर और नादौन क्षेत्रों में विकास की गति में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए महत्वाकांक्षी लगवाल्टी बमसन जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास देखने को मिला है। सरकार न केवल लोगों का भरपूर सहयोग हासिल करने में सफल हुई है, बल्कि वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। कोविड-19 महामारी में भी प्रदेश सरकार ने विकास गति को निर्बाध रूप से जारी रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की सभी ने सराहना की है और इससे प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित होगा। मेरी इच्छा तो थी कि हम व्यक्तिगत रूप से वहां आकर के सब लोगों से मिलते और स्वाभाविक रूप से वहां आकर के इस कार्यक्रम का आनंद भी और तरह का होता, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि लगातार फिर मामलों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आदरणीय धूमल जी अभी कुछ दिन पहले शिमला आए थे और काफी विषयों पर हमारी जब आपस में बातचीत हुई, उसमें आदरणीय धूमल जी ने जिक्र किया कि हमारी ये तहसील का भवन बन करके तैयार लगभग 1 साल से है और इसका उद्घाटन कर लेना चाहिए और तिथि हमने निर्धारित उसी दिन की, उसी वक्त की, आज की। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि
हम टॉनी देवी का तहसील कार्यालय का विधिवत उद्घाटन करने की इस रस्म को पूरा कर रहे हैं। 2 करोड़ 15 लाख की लागत से बनी ये तहसील भवन जो है, जहां 24 पंचायतों को लाभ दे रही है, लगभग 40,000 की पॉपुलेशन को भी जो एक अच्छे भवन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए मैं सभी साथियों को और आपके इस विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने टॉनी देवी में तहसील कार्यालय भवन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, जिससे क्षेत्र के लोग अपने घरों के निकट राजस्व संबंधी कार्य करवा सकेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सक्षम नेतृत्व में प्रदेश कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा। टॉनी देवी में तहसील के पास अकोमोडेशन बहुत कम था, इसलिए इसका निर्माण कार्य का शिलान्यास तो 2015 में हो गया और तैयार भी हो चुका था, लेकिन विधिवत उद्घाटन ना होने के कारण मामला लटका हुआ था। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि 26 मार्च को उनका प्रोग्राम वैसे सुजानपुर आने का था। तो मैंने कहा अगर 26 को आप कार्यक्रम करें तो वर्चुअली हो जाए और इसका उद्घाटन हो जाएगा। तो उन्होंने बात मानी और उद्घाटन हो गया। अब लोगों को अर्पण कर दिया। तहसील बनी, ब्लॉक बना, ब्लॉक का अपना भवन था, तहसील का नहीं था, तहसील का ही बन गया। मुझे विश्वास है अब ज़्यादा अच्छी तरह से काम होगा, क्योंकि काम करने वाले पे उसका एटमॉस्फेयर क्या है, किस वातावरण में बैठा है, कैसा वातावरण है, उसके अनुसार वो काम करता है। अगर बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठा दो, जहाँ हवा ताज़ी ना आती हो, तो काम करने वाला ना स्वस्थ रहता है ना अच्छा काम कर सकता है। अगर अच्छा काम करना हो तो उसके लिए अच्छा वातावरण चाहिए। अब तहसील बढ़िया बन गई, काम भी बढ़िया होना चाहिए। वहीं केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी विकासात्मक परियोजनाएं क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। प्रदेश के बिलासपुर में एम्स, ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के साथ साथ आज प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में ही 6 चिकित्सा महाविद्यालय हैं। ये सब प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के सहयोग से संभव हो पाया है। वहीं पूर्व विधायक एवं जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने सुजानपुर क्षेत्र के लोगों के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। कोरोना काल में छात्रों के लिए शिक्षा को सरल व रोचक बनाने के लिए अरविंदो सोसाइटी ने शिक्षा विभाग के सौजन्य से 2 ऐप्स लॉन्च की हैं। इन दोनों इनोवेटिव पाठशाला ऐप से जहां अध्यापकों का ज्ञानवर्धन करेगी, तो वहीं माइक्रो स्कॉलरशिप ऐप्स छात्रों को रोचक अध्यापन सामग्री उपलब्ध करवाकर क्विज प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहन देगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सचिवालय में इन दोनों ऐप्स का शुभारंभ किया और कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया। शिमला में राज्य शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए काम किया जा रहा है। शिक्षा में शून्य निवेश व नवाचार जैसे सम्मेलन शिक्षा को आगे ले जाने में मदद करेंगे। श्री अरविंदो सोसाइटी के सौजन्य से राज्य शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है और जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा में शून्य निवेश, नवाचार, इस प्रकार के विषयों पर यहाँ पर चर्चा भी की गई। और कोरोना के समय में जिन अध्यापकों ने इन नवाचारों में काम किया है और अपने अपने विद्यालय में नई चीज़ें की हैं, ऐसे 31 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया। और उसके साथ साथ यह है कि इनोवेटिव पाठशाला एप्लीकेशन, और उसके साथ यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ एप्लीकेशंस का यहाँ पर जो विधिवत रूप से प्रारंभ की गई हैं, तो उनको भी किया। और मैं इस अच्छे कार्यक्रम के लिए, जिसमें कि हमारे सरकारी विद्यालयों के जो अध्यापक हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, श्री अरविंदो सोसाइटी ने सम्मानित किया है, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ।
देश में नशा एक अभिशाप बनता जा रहा है। नशे की गिरफ्त में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है। हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। यही कारण है कि सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर युवाओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते नशा निवारण समिति और ढली पुलिस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शिमला में एक जागरूकता शिविर लगाया गया। इस मौके पर एसपी शिमला मोहित चावला मुख्य रूप से मौजूद रहे और युवाओं को नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने की सलाह दी। नशा निवारण समिति एवं ढली पुलिस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शिमला में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसपी शिमला मोहित चावला मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं इस दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, अभिभावक और युवा मौजूद रहे। कार्यशाला में जहां वक्ताओं ने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए नशे से दूर रहने की सलाह दी, वहीं महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी अपनी बात रखी, जबकि विद्यार्थियों ने भी इन दोनों विषयों पर अपना वक्तव्य दिया। एसपी शिमला मोहित चावला ने इस दौरान नशा निवारण समिति एवं पुलिस क्लब द्वारा आयोजित कार्यशाला को प्रशंसनीय बताते हुए कहा कि आज नशा देश व प्रदेश के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है और इससे तभी निपटा जा सकता है जब सब एकजुट होकर इसे जड़ से उखाड़ने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जागरूकता होना भी बेहद जरूरी है। कम्युनिटी को मुबारक देना चाहूँगा, खासकर जो हमारी नशा निवारण समिति है, हमारा पुलिस क्लब ढली है, स्कूल है, स्कूल का प्रशासन और यहाँ के जो पेरेंट्स हमारे पास आज आए थे, उन सबको मुबारक देना चाहूँगा। देखिए, नशा ऐसा इशू है जब हम सारे इकट्ठे होंगे, जागरूक होंगे, तभी लड़ पाएंगे इसके अगेंस्ट। अकेला पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लड़ सकते। हम बार बार लोगों से आग्रह करते रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि लोगों से सहयोग मिल रहा है। अब तो पंचायत लेवल से भी हमें जब कंप्लेंट्स आती है तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है और वहाँ पे कुछ ना कुछ डिटेक्शन होती है। बट डिटेक्शन के साथ साथ हमें अपने बच्चों को भी अवेयर करना। आज का ये अवेयरनेस था, आज पेरेंट्स से खुलकर बातचीत हुई, उनकी दिल की बात उन्होंने रखी, हमने भी अपने दिल की बात रखी, तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। हम सबको वचनबद्ध होना है कि हम सब इकट्ठे प्रयास करें, एफर्ट्स करें, ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को नशे से बचा सकें। और इसमें मैं स्कूल का, नशा निवारण समिति का सबका धन्यवाद। वहीं पुलिस क्लब ढली के अध्यक्ष NS भगानिया ने कहा कि पुलिस क्लब समय समय पर इस तरह के आयोजन करता रहता है ताकि आम जनमानस को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में शिमला पुलिस का विशेष सहयोग रहता है, जिसके लिए वे क्लब के सदस्यों की ओर से शिमला पुलिस का भी आभार प्रकट करते हैं। बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए था और महिलाओं को उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में जागरूक करना था। इसमें हमारे हुसैन बोर्ड कॉलोनी से मैडम जरियाल रीता सिद्धू जी, जिन्हों के द्वारा ही आज का आयोजन यहाँ पर किया गया था, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे क्लब के नए मेंबर बने हैं और ये ह्यूमन राइट्स के भी हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं। और ये समय समय पर, जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा, इन्होंने बहुत ज़्यादा राशन वितरित किया था इस एरिया में। और मैं मैडम से फिर एक बारी कहना चाहूँगा कि आप जब भी हमें सहयोग के लिए कहेंगे, नशा निवारण समिति आपके साथ सदैव खड़ी रहेगी। सीटू राज्य कमेटी ने केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के संयुक्त मंच व किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 4 लेबर कोडों, 3 कृषि कानूनों, कृषि के निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। इसी के चलते शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए सीटू ने ऐलान किया कि 28 मार्च को होली के दिन मजदूर विरोधी 4 लेबर कोडों और कर्मचारी व जनता विरोधी बिजली विधेयक 2020 की प्रतियों को जलाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया जाएगा। हमारी जो मुख्य मांग है, लगभग पूरे देश के अंदर 1 लाख से प्रदेश और देश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा कार्यस्थलों पर और इस तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि देश के अंदर जो बड़े लंबे संघर्षों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी शहादतों के बाद बहुत सारे लोगों ने आज़ादी के समय के अंदर, जब आज़ादी का आंदोलन चला था, इस बात के लेकर भी आवाज़ उठा रहे थे कि देश के अंदर मजदूरों को जब अंग्रेज शासन करते थे कि कानून होने चाहिए, फांसी के फंदे तक चूमे थे। आपको मालूम है जो 1926 के अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, उस एक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी, जिसके माध्यम से मजदूर अपनी यूनियन बना सकता था। और अंग्रेज़ों ने वो जो कानून है, जब हम गुलाम थे उस समय अंग्रेज़ों ने बनाया था। लेकिन आज के समय के अंदर
जब हम गुलाम थे उस गुलामी के दौर के अंदर भी 1926 में भी कानून बना, 1936 के अंदर पेमेंट और वेजेज एक्ट भी बना, 1942 के अंदर हॉलीडेज एक्ट भी बना और आज़ादी के 1 साल के बाद 1948 के अंदर में न्यूनतम वेतन भुगतान का कानून भी बना और ईपीएफ का कानून भी 1952 के अंदर बना। आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी देश के किसान मजदूरों ने लड़के बहुत सारे कानून बनवाए, लेकिन आज के समय के अंदर जब से देश की सत्ता के अंदर केंद्र में मोदी की नेतृत्व वाली सरकार बैठी है, लगातार इन कानूनों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है और अब तो सारे के सारे जो 44 श्रम कानून है जो मजदूरों को दिए गए थे उसके माध्यम से वो छोटी मोटी चीज़ें हासिल करते थे जिससे उनका शोषण थोड़ा बहुत कम होता था, छोटी मोटी राहत मिल जाती थी। उन 44 के 44 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया गया है और उस लेबर कोड में आप समझने की कोशिश करें, जब हमारे देश के अंदर न्यूनतम वेतन का कानून एग्जिस्ट करता था, आप किसी भी जो श्रम विभाग उसकी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 90% विवाद देश के श्रम विभाग में इस बात को लेकर चलते थे कि न्यूनतम वेतन मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया जाता था। जब न्यूनतम वेतन का कानून नहीं बचेगा, बोनस का कानून नहीं बचेगा, ईपीएफ का कानून नहीं बचेगा, आपका जो पेमेंट और वेजेज एक्ट नहीं बचेगा, सबसे महत्वपूर्ण 1947 का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है और 1970 का कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, वो कानून ही नहीं बचेगा, उन कानूनों को कमज़ोर किया जाएगा तो निश्चित तौर पे दिखती सी बात है कि जो मजदूरों का शोषण है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और सीधे तौर पे पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए किया जा रहा है। और हाल ही में आपने देखा किस तरह के कानून इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, फिक्स टर्म जैसे कानूनों को लागू किया जा रहा है, जिसमें आपको ज्वाइनिंग के साथ साथ ये भी इस बात का रेखांकित किया जाएगा कि आपकी टर्मिनेशन 3 मंथ के अंदर हो जाएगी, 6 महीने का रोजगार मिलेगा, ना तो आप ग्रेच्युटी के हकदार होगे, ना बोनस के हकदार होगे, ना आप कोई और जो आपकी जायज़ मांग है उसके लिए लड़ सकते हो। यहाँ तक कि जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है जिसके माध्यम से देश के अंदर मजदूर लड़ता है, 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट है, उस एक्ट को ख़त्म किया जा रहा है और उसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि मजदूरों की जो यूनियन है, उन यूनियनों को अगर वो हड़ताल पे भी जाएंगे, हड़ताल पे जाने का भी फाइन का प्रावधान है, 20,000 रुपये से लेकर जेल तक का प्रावधान है। अल्टीमेटली उन कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी की भी हत्या की जा रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से मजदूरों के कानून ख़त्म किया जा रहा है उसके साथ साथ देश के अंदर आप किसान आंदोलन देख रहे हैं, किसानों के ऊपर भी किस तरीके से जो कानून है वो थोप दिए गए हैं, कॉरपोरेट के लिए जो है कृषि कानून लाए गए उनके फायदे के लिए। इसलिए हम इस बात को लेकर आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले 28 तारीख के अंदर इन चारों लेबर कोड को निरस्त किया जाए। 28 तारीख को पूरे देश और प्रदेश के अंदर हम जो 4 लेबर कोड है उसका जो प्रारूप है उसको जलाएंगे। हम इस बात की मांग करें कि चारों के चारों लेबर कोड को निरस्त किया जाए और जो काले कृषि कानून उनको वापस किया जाए। हिमाचल भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सोलन को नगर निगम बनाने का वादा किया था, लेकिन वर्तमान जयराम सरकार ने सोलन को नगर निगम बनाकर दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का काम केवल भ्रांतियां फैलाने का है। कांग्रेस केवल शहर और गांव की जनता को सोलन नगर निगम के विषय में गुमराह कर रही है। सोलन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय टंडन ने कहा कि जिस तरह से केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास के कार्य कर रही है, उसी तरह हर शहर का सुनियोजित विकास हो सके, इसके लिए नगर निगमों में भी भाजपा के लोगों का होना बेहद जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 निगमों के चुनाव हो रहे हैं, पालमपुर, धर्मशाला, मंडी और सोलन। आज मुझे सोलन में यहाँ पे पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला और मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि सारे के सारे वार्ड के अंदर बड़े अच्छे ढंग से नामांकन पत्र का काम समाप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से सारे वार्डों के अंदर कार्यरत है और मैं महसूस करता हूँ कि हम सब वार्डों के अंदर हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे और यहाँ पे अपनी कारपोरेशन का गठन करेंगे। कुछ भ्रांतियां हमारे विपक्ष के लोग इस चीज के बारे में फैलाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बाहर रहने वाले लोगों के साथ कोई भेदभाव किया गया है, अंदर रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव किया गया है। मैं सबको विश्वस्त करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन पूरे सोलन शहर का पूर्ण जो विकास के लिए कार्य करेगी। हर घर के अंदर नल और हर नल के अंदर जल, हम उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो जिस तरीके से जो हमारे देश के अंदर मोदी जी की सरकार काम कर रही है, जयराम जी की सरकार यहाँ के राज्य के अंदर काम कर रही है और उसी के साथ जब सोलन के अंदर यहाँ की सरकार साथ में काम करेगी तो ऊपर से लेके नीचे तक हमारे पार्टी के लोग कार्यरत होंगे
तो विकास का कार्य की उसकी एक अविरल धारा बह सकेगी, हम तेजी से उसमें काम कर सकेंगे। मैं सोलन वासियों को एक बार पुनः मैं आह्वान करना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवारों का सहयोग करें, वोट करें, सपोर्ट करें। कोविड-19 मामलों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सिरमौर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। बता दें कि सिरमौर जिला प्रशासन ने कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव को देखते हुए सभी आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके मद्देनजर पांवटा साहिब में आयोजित होने वाला होला मोहल्ला मेला भी स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीसी सिरमौर ने जिला में नई गाइडलाइन जारी की है। मीडिया से बात करते हुए डीसी आर.के. परूथी ने बताया कि जिला में नई गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी समारोह बिना अनुमति के नहीं हो पाएगा। किसी भी समारोह के आयोजन के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी, जिसमें समारोह में आने वाले लोगों की संख्या और उनका सीटिंग प्लान बताना होगा। उपायुक्त सिरमौर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई है, जिसके मद्देनजर पांवटा साहिब में आयोजित होने वाला होला मोहल्ला मेला भी स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से होली के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। आदेशों के मुताबिक अब मंदिरों में बिना मास्क कोई एंट्री नहीं होगी, जिसके लिए मंदिर प्रबंधन को आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि सभी जिला के एसडीएम को व्यापार मंडलों के साथ बैठक कर उन्हें एसओपी का पालन करने के सख्त निर्देश जारी करने की बात कही गई है, ताकि दुकानदार नो मास्क नो सर्विस के आदेशों की पालना करें। वही नियमों की अवहेलना करने पर कार्यवाही की बात कही गई है। कोई भी समारोह फंक्शन बिना एसडीएम की अनुमति के संभव नहीं होगा। एसडीएम से जो भी व्यक्ति कोई फंक्शन करना चाहता है, कोई समारोह करना चाहता है, उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको अपना पूरा सिटिंग प्लान देना पड़ेगा। जो हमारे क्लोज स्पेसिस हैं, जितनी उसकी सिटिंग कैपेसिटी है, 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं बैठ सकते। जो कोविड का हमारा प्रोटोकॉल है, उसको अनुपालना करनी पड़ेगी। जो होली मेला है वो भी नहीं होगा। जो हमारे मंदिरों में लोग आ रहे हैं दर्शनों के लिए, वहाँ भी उनको कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। नो मास्क नो दर्शन। अभी जो होली आने वाली है, इस पर भी मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि भीड़ भाड़ वाले स्थान पर या जहाँ पे क्राउडेड प्लेस है, वहाँ पे ऐसा कोई भी होली की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें, ताकि कोरोना के संक्रमण से खुद भी बच रहें, उनका परिवार भी बचा रहे और सभी स्वस्थ रहें। जिला सिरमौर में सभी हमने एसडीएम्स को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो अपने व्यापार मंडलों के साथ बैठ के मीटिंग करें, ताकि व्यापार मंडल भी ये सुनिश्चित करे कि जो भी दुकानों पर लोग सामान लेने जा रहे हैं, नो मास्क नो सर्विस, वहाँ भी ये फार्मूला लागू हो। और कोई क्राउडेड की उसमें जैसे जो लाइन में शॉपिंग होती है, उसमें कम से कम 2 गज की दूरी हो, पैरेलल लाइन में ना खड़े हों, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पहाड़ों की रानी शिमला में इस बार होली स्वदेशी रंगों और पिचकारियों से मनाई जाएगी। बता दें, आगामी 29 मार्च को होली का पर्व है, जिसके चलते शहर के बाजारों में दुकानें गुलालों से सज चुकी है। हालांकि कोरोना महामारी के बीच यह दूसरी होली है, ऐसे में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना अति आवश्यक है। वहीं सरकार की ओर से भी कोरोना महामारी के बीच लोगों से यही आह्वान किया गया है कि होली का पर्व सुरक्षित मनाएं और हो सके तो अपने घरों में रहकर ही होली मनाएं। खुशियों और रंगों का त्योहार होली का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बाजार गुलाल और कई तरह के हर्बल रंगों से सज चुके हैं। बच्चों के लिए आकर्षक डिजाइनों में रंग बिरंगी पिचकारियां भी बाजार में पहुंच चुकी है, लेकिन इस होली में खरीदार न मिलने से दुकानदार निराश है। इन लोगों का कहना है कि इस बार स्वदेशी रंगों और पिचकारियों का स्टॉक खरीदा है, लेकिन कोरोना के खौफ के चलते कारोबार मंदा है। कोरोना के फिर से बढ़ रहे मामलों से लोग सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से गुरेज कर रहे हैं। स्थानीय कारोबारियों के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कारोबार ना के बराबर है। पिचकारियाँ मंगाई हैं, कलर भी थोड़े बहुत मंगाए हैं, ज़्यादा नहीं मंगाए हैं, पर कस्टमर इस टाइम मार्केट में नहीं है, जिसके कारण बहुत महसूस हो रहा है कि मार्केट में हमारे पैसे पूरे होंगे भी या नहीं। पिछले साल के मुकाबले जैसा पिछले साल था वही काम चल रहा है, कोई 50 से 60% लेस है काम। कोरोना की वजह से मार्केट डाउन है, ना रंग बिक रहा ना पिचकारी। लोग डरे हुए कोरोना करके, पता नहीं मना पाएंगे होली की नहीं मना पाएंगे। कोई रिस्पॉन्स अभी तक काम का कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमारा पुराने स्टॉक है, लास्ट ईयर का मैक्सिमम है, बस थोड़ा सा है, जैसे थोड़ी पिचकारियाँ वगैरह नहीं आई है, और बाकी देखते हैं कैसा चलेगा काम को।
वहीं बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी लोगों से घर पर रहकर परिवार के सदस्यों के साथ होली मनाने का आग्रह किया है और साफ कहा है कि होली पर कोई भी सामाजिक आयोजन नहीं होगा। होली के त्यौहार पर हमने तय किया कि होली सिर्फ घर के अंदर परिवार के साथ ही मनाई जाएगी। जो सार्वजनिक आयोजन होली के लिए किए जाते हैं वो इस बार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा संक्रमण होने की संभावना है, क्योंकि उसमें सीधा होली का मतलब सीधा कांटेक्ट है। और ऐसी सूरत में हमने यही निवेदन किया है कि होली इस बार सिर्फ परिवार के साथ और परिवार के अलावा जो सार्वजनिक स्थानों पर जो आयोजन किए जाते थे उस प्रकार के आयोजन करने की इस बार इजाज़त नहीं हो पाएगी। नगर निगम शिमला सफाई मजदूर यूनियन के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इन चुनावों में जहां नागेश वाल्मीकि प्रधान पद के लिए चुने गए तो वहीं महासचिव पद पर बलवीर सिंह सबरवाल ने जीत दर्ज की। बता दें कि नागेश वाल्मीकि को तीसरी बार सफाई मजदूर यूनियन के प्रधान के रूप में चुना गया है। चुनावों के संपन्न होने के उपरांत मीडिया से मुखातिब महासचिव बलवीर सिंह सबरवाल ने सभी कर्मचारियों का उन्हें महासचिव पद पर जिताकर भेजने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को निगम प्रशासन के समक्ष उठाएंगे और कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को भी निगम के पदाधिकारियों के समक्ष रखकर उनके जल्द से जल्द समाधान का प्रयास करेंगे। तीसरी बार दोनों नगेश जी और हम हैट्रिक किया है, तो हमारी जो छोटे मोटे काम हमारे रुके भी, वैसे हमें रुकने नहीं दिए आज तक। हमारा पूरा प्रशासन ने साथ दिया। जो भी काम हमारे का डेथ केस है उनके ऊपर हमारा पूरा फोकस है। जो हमारे डेथ के 2006 से पेंडिंग है उनके ऊपर फोकस है, वो हम पूरे कराने हैं। बाकी जो भी आज जनता ने हमें विनर किया, मतदान किया, हमारे वर्क को दिया, हमने काम किया, तो जनता ने हमें फिर दोबारा एक बार काम करने का मौका दिया। वहीं म्यूनिसिपल वर्कर फेडरेशन शिमला के अध्यक्ष राम कुमार ने चुनावों के शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने की बात करते हुए अध्यक्ष पद के लिए नागेश वाल्मीकि को 145 मत व महासचिव पद के लिए बलवीर सिंह सबरवाल को 152 मत प्राप्त होने की बात कही। पैनल जो है जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के लिए थे। प्रेसिडेंट के लिए 3 नाम थे और जनरल सेक्रेटरी के लिए 2 नाम थे। जो प्रेसिडेंट के लिए थे उसमें सबसे पहले नागेश जी, फिर मनोहर अटवाल जी और तीसरे थे हमारे नानक चंद जी। और जनरल सेक्रेटरी के लिए जो पैनल था उसमें अपने बलवीर जी और दूसरे थे विपिन कुमार जी, ये 2 कैंडिडेट थे। तो इसमें से जो टोटल हमारे कैंडिडेट से जो वोटर लिस्ट के अनुसार थे वो 253 थे। तो 253 में से जो वोट कास्ट हुए वो 225 वोट कास्ट हुए हैं। तो इसमें से प्रेसिडेंट के लिए जो वोट बढ़े वो नागेश जी को सबसे ज़्यादा 145 मत हुए मिले और मनोहर अटवाल जी को 66 और नानक चंद जी को 7 वोट मिले हैं। इसके अलावा 7 वोट जो हैं वो इनवैलिड हुए हैं। टोटल हमारे 225 जो वोट कास्ट हुए हैं वो कंप्लीट हुए हैं। इसके साथ जनरल सेक्रेटरी के लिए बलवीर जी को 152 वोट मिले 152 और विपिन कुमार जी को 64 वोट मिले। इसमें जो इनवैलिड वोट पड़े हैं वो 9 वोट हैं। तो इसमें भी टोटल जो है 225 मत पूरे हुए हैं। बिलासपुर जिला परिषद की बैठक जिला परिषद भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त जिला परिषद चेयरमैन कुमारी मुस्कान ने की। इस बैठक में एडीसी तोरुल रविश मुख्य रूप से मौजूद रही। बैठक में एचआरटीसी के आरएम मौजूद न होने के चलते कई समस्याओं पर बातचीत नहीं हो पाई। कई मुद्दे आगामी मीटिंग के लिए पोस्टपोन कर दिए गए। वहीं बैठक में अधिकतर पानी की समस्याओं का मुद्दा रहा, जिसमें कई प्रतिनिधियों ने अपनी ग्राम पंचायत व एरिया के लंबे समय से पानी की समस्या से जुड़ी जानकारी दी और अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। जिला परिषद चेयरमैन कुमारी मुस्कान ने विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया है कि सभी बैठक में उपस्थित रहें ताकि विभाग से जुड़ी समस्या के समाधान को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। बताना चाहती हूँ कि बैठक तो बहुत अच्छी रही, उसमें सभी अधिकारी भी आए, लेकिन कुछ एक अधिकारी ऐसे थे जो नहीं आ पाए। अब मुझे नहीं पता कि किस कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उनसे भी मेरी विनती रहेगी कि अब अगली जो बैठक होगी हमारी तो उसमें कृपया मौजूद रहें आप, क्योंकि लोगों की बहुत सी समस्याएं ऐसी थी आज भी जो हमारे जिला परिषद के सदस्य थे, क्योंकि उनका समाधान नहीं हो पाया, आज उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाया उन्हें। वो इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि जो हमारे अधिकारी हैं वो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे जिला परिषद सदस्यों की जो समस्याएं थी, चाहे वो आईपीएच से रिगार्डिंग हो या किसी भी एचआरटी से रिगार्डिंग हो, तो उनका भी समाधान जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि लोगों की समस्याएं हम सबकी समस्याएं हैं। तो हमें ये सोचकर चलना है कि जो उनकी समस्या है वो हमारी समस्या है और उनका हम समाधान करेंगे। और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब
फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर पाते हैं। तो अधिकारियों से यह अनुरोध भी रहेगा मेरा कि अगर उनको फॉर्मेलिटीज़ का पता नहीं है तो आप उनको कोऑपरेट कीजिए और उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कीजिए। मैं यही आशा करती हूँ सभी अधिकारियों से। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में उतर गया है। संघ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग की है। विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा का कहना है कि बिजली बोर्ड में अभी करीब 5,500 पद टेक्निकल स्टाफ के खाली पड़े हैं। बावजूद इनके आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द अपना फैसला वापस ले। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों व हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। मीडिया से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी पिछले करीब 15-20 सालों से बिजली बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बावजूद इसके आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई स्थायी पॉलिसी नहीं बनाई गई है और इसके उलट आउटसोर्स कर्मचारियों को बिजली बोर्ड से हटाने के फरमान जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में अभी करीब 5,500 पद टेक्निकल स्टाफ के खाली पड़े हैं। बावजूद इसके आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द अपना फैसला वापस ले। इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा यह है कि एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन ने बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट को 90 सूत्रीय मांग पत्र के ऊपर एक नोटिस दिया है। उस नोटिस में बिजली कर्मचारियों की समस्याएं हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाए जाने की मांग है। लेकिन सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 5, 10, 15, 20 साल से बिजली बोर्ड के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने काम करने में उनकी एक अच्छी एक्सपर्टशिप है, इन कर्मचारियों को 25 फरवरी को बाहर जाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ने 1552 जूनियर टीममेट जूनियर हेल्पर का अपॉइंटमेंट किया है और 1244 आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंचमेंट ऑर्डर भी साथ में जारी किया है। हम बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट और हिमाचल सरकार के साथ ये कहना चाहते हैं, बिजली बोर्ड स्टाफ की भारी भरकम कमी से जूझ रहा है और आज लगभग 5500 टेक्निकल स्टाफ की पोस्ट प्रदेश के अंदर खाली चल रही है। पिछले 1 साल के अंतराल में लगभग 1500 कर्मचारी बोर्ड से रिटायर हुआ है और आज 1552 का रिक्रूटमेंट करना और 1244 लोगों को बाहर निकालना एक दूरदर्शिता का परिचायक नहीं है और आज इनको धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है, जो इनके साथ सरासर बेइंसाफी है। एचपीएससी भी एम्प्लॉयज़ यूनियन आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ खड़ी है। यूनियन 30 तारीख से बिजली बोर्ड के हेड ऑफिस में धरना दे रही है। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने उसमें शामिल होना था, लेकिन हिमाचल सरकार ने कोविड को लेकर के जो इंस्ट्रक्शंस जारी की है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए 200 की सीमा तय की गई है। लेकिन धरना जो 30 तारीख को जरूर शुरू होगा, अगर वार्ता नहीं होती है, रिट्रेंचमेंट का ऑर्डर वापस नहीं होता है, एम्प्लॉय की दूसरी मांगों के ऊपर फैसला नहीं होता है, हमने रूपरेखा तय की है कि 30 अप्रैल तक धरना कंटिन्यू रहेगा। ये फैसला नहीं होता है तो धरना 6 महीने भी चलेगा, साल भी चलेगा, लेकिन यूनियन इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगी, कर्मचारियों के मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ेगी और कर्मचारियों का शोषण किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आज के सम्मेलन का मुख्य मुद्दा है। राजधानी शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या शहरवासियों की परेशानी का सबब बन गई है। शहर में जगह जगह जाम लगना आम हो गया है। सुबह से ही सड़कों पर घंटों तक लगे जाम से लोगों को रोजाना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शहरवासियों ने जिला प्रशासन से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। राजधानी शिमला में ट्रैफिक की समस्या से शहरवासी बेहद परेशान हैं। सुबह से ही शहर की मुख्य सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। राजधानी के सर्कुलर रोड पर घंटों तक लगे जाम से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। काफी देर जाम में फंसे रहने के बाद लोगों को अपने गंतव्य तक पैदल ही जाना पड़ा। खासकर कर्मचारियों व स्कूली बच्चों को ट्रैफिक की समस्या से रोजाना काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
लोगों का कहना है कि उन्हें हर रोज ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने का कोई स्थायी समाधान निकाला जाए और शहर में यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात किया जाए। जिस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक के इश्यूज रहते ही रहते हैं, तो यहाँ पर एक पार्किंग इशू है और ट्रैफिक मेन इशू है। तो एक तो ये मांग रहेगी एसपी साहब से भी शिमला कि यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल्स की, ट्रैफिक ऑफिसर्स की ड्यूटी बढ़ाई जाए, संख्या बढ़ाई जाए ताकि प्रॉपरली ट्रैफिक को मैनेज किया जाए। पुलिस चौक पे इस समय चारों रास्ते पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बच्चे बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जा पाते हैं। मैं यही चाहूँगा कि या तो आप इसको वन वे करें या कोई और सॉल्यूशन करें। शिमला के संजौली वार्ड में डेंगू बावड़ी की ओर जाने वाले रास्ते की मुरम्मत का कार्य कछुआ चाल चलने की वजह से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि काम में ठेकेदार की लेट लतीफी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शिमला के संजौली वार्ड में ढींगू बावड़ी की ओर जाने वाले रास्ते में जगह जगह टाइलों और पत्थर के ढेर लगे हैं। रास्ते के किनारे लगी पुरानी रेलिंग को हटा दिया गया है, लेकिन इसकी जगह दोबारा रेलिंग नहीं लगाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों को यहां से निकलने में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को इस रास्ते से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से रास्ते की मुरम्मत कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि रात के समय कई बार स्ट्रीट लाइट बंद या खराब होने की वजह से लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में गिरकर चोटिल होने का खतरा बना रहता है। कैसे छोड़ दिया इन्होंने, आधा क्या बोल सकते हैं। हमारी तरफ सड़क बन रही वो आधी छोड़ दी है, कुछ नहीं क्या बोलते। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बोलते पहले ठेका था किसी और का, नीचे का ठेका किसी और का बोलते। हमने पूछा था, बोलते ठेका ही किसी और का है नीचे का। क्या बीच में खड्डे पड़े हुए हैं, कुछ भी है। हाँ तो नहीं कर रहे ना, ऐसे तो गए थे सब लोग उनके पास, मेयर के पास, तो अभी तो कुछ नहीं किया उन्होंने। बढ़ा रहे थे, फिर लगे बढ़ाने, फिर छोड़ दिए बीच में ऐसे ही। जहाँ काम शुरू किए हैं वहाँ पर किसी भी तरह का जो काम को अमली जामा पहनाने का, जो मतलब समाप्त करने का जो है वो ठेका नहीं है। अब हम ढींगू बावड़ी का जो रास्ता है उसमें काम शुरू किया गया है और वहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, लेकिन उस रास्ते में ना रेलिंग अभी तक लगाई गई है और ना ही वहाँ पर किसी तरह का जो टाइलें वगैरह लगाई है। वो अधूरा काम छोड़कर जो है वहाँ जिसने काम लिया है, जिसने ये ठेका लिया है, वो व्यक्ति जो है वो उस काम को जल्दी से जल्दी नहीं कर रहे हैं। क्या नगर निगम चुनाव का इंतजार हो रहा है कि अब आपने काम शुरू कर दिए हैं, उसके बाद जो है दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, और रास्ते में मलबा पड़ा है, टाइलें पड़ी है, कहीं ग्रिलें नहीं हैं। आपने शायद रास्ते तो उखाड़ दिए, बने बनाए रास्ते उखाड़ दिए, और अब जो रास्ते हैं वो उससे भी बेहतर दशा में खड़े कर दिए हैं। वहीं नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने कहा कि लोगों से शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश रास्ते का मुरम्मत कार्य बीच में रुक गया था, लेकिन अब 1 सप्ताह के अंदर रास्ते की मुरम्मत और निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। ढींगू बावड़ी में 2-3 काम चले हुए हैं। एक तो सड़क का काम है, एक सीढ़ियों का काम है, तो बीच में थोड़े दिन के लिए रुक गया था। अब इसको स्पीड अप कर रहे हैं और बड़ी जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत है, जो लोगों ने कहा था कि टाइलें वगैरह रास्ते में पड़ी हुई हैं, उनको हटा लिया जाएगा। वैसे क्योंकि 5-7 दिन में इसको कंप्लीट कर ही लेना है, तो वो सारी मुश्किल जो है वो खत्म हो जाएगी। जिला सोलन के अंतर्गत आने वाले अर्की क्षेत्र में पुलिस विभाग ने गाड़ियों के टायर चोरी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने बिलासपुर, नमहोल, अर्की, दाड़लाघाट में टायर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। इस गिरोह की गिरफ्तारी से जहां अर्की पुलिस की कार्यशैली की क्षेत्रवासी सराहना कर रहे हैं, तो वहीं क्षेत्र के वाहन मालिकों ने भी राहत की सांस ली है। पिछले दिनों अर्की, दाड़लाघाट, नमहोल और बिलासपुर क्षेत्र में वाहनों के टायर चोरी होने की वारदातों से लोग परेशान थे, जिसके चलते अर्की पुलिस थाना में टायर चोरी होने की एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। डीएसपी प्रताप सिंह ने बताया कि अर्की पुलिस स्टेशन में टायर चोरी का एक मामला दर्ज था, जिसके चलते चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने व चोरों को पकड़ने के लिए सब डिवीजन स्तर पर एक टीम गठित की गई, जिसमें एसआई प्यार सिंह,
एएसआई रमेश ठाकुर, एचसी परमेश व परशुराम को टीम में शामिल किया गया। इस दौरान उन्हें एक ऐसे वाहन का पता चला जो नमहोल में टायर चोरी के दौरान चोरी वाले स्थान के आसपास देखा गया था। पुलिस टीम ने उसी वाहन को आधार बनाकर जांच शुरू कर दी। जांच करते समय पता चला कि यह गाड़ी रामपुर की है। पुलिस टीम ने जब रामपुर जाकर गाड़ी के मालिक से पूछताछ की तो पता चला कि उस गाड़ी को गणेश नाम का व्यक्ति चलाता है। गाड़ी मालिक से गणेश का नंबर लेकर उसे ट्रैक किया गया, जिस पर गाड़ी की लोकेशन लुहरी के नजदीक सैंज के पास मिली। पुलिस टीम ने तुरंत सैंज में दबिश दी तो गाड़ी नंबर HP 950783 में गणेश के साथ 2 अन्य युवाओं के साथ चोरी किए गए 2 टायर भी बरामद किए गए। प्रताप ने बताया कि पूछताछ के दौरान गणेश ने बताया कि वह पहले अंबुजा कंपनी में ट्रक चलाता था। इस कारण उसे क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए अपने 2 साथियों मंगल व कर्ण के साथ मिलकर वह आसानी से टायर चोरी करता था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने टायर पंजाब के खन्ना में बेचे हैं। गणेश की निशानदेही पर पुलिस टीम ने खन्ना के बुग्गा कला से 12 टायर व कुछ लोहे के रिम बरामद किए। डीएसपी प्रताप सिंह ने बताया कि अभी मामले की जांच जारी है तथा आगे और भी गिरफ्तारियां व टायरों की बरामदगी हो सकती है। तो हमें सबसे पहले जो है एक गाड़ी के बारे में सुराग लगा। नमोल के नजदीक जो थे कुछ दिन पहले एक गाड़ी को किसी ने देखा जो टायर निकाल रहे थे। उसी गाड़ी को हमने आधार बना करके आगे बढ़े और जो कि गाड़ी अपनी रामपुर की निकली और वहीं से हमने उस गाड़ी के ड्राइवर का नंबर लिया और उसको ट्रैक में लगाया और उसके आधार पर हमने एक टायर चोर की एक गैंग पकड़ी है, जिसमें 3 लोग जो है बालिग है और 2 जो है नाबालिग है। और इसी आधार पर ये जो लोग थे रात के टाइम में जो थे अलग अलग क्षेत्र में जाकर के जो थे अंजाम देते थे। इसमें से जो कुछ 3 लोग जो है वो नेपाली ओरिजिन के हैं और एक जो मेन सरगना है इसमें गणेश, वो पहले भी यहाँ दारला के सराउंडिंग में अंबुजा फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम करता था, जिसको कोई इस एरिया के बारे में जानकारी थी। तो ये जो लोग पकड़े गए, ये सबसे पहले हमने इनको जो है लूरी के नजदीक सैंज के पास ट्रैक किया था और इनके पास से जो थे गाड़ी में 2 टायर भी मिले थे। इनको अरेस्ट करने के बाद पुलिस रिमांड हासिल किया गया और ये लोग जो थे इन टायरों को इन्होंने पंजाब में खन्ना में बेचा था। तो हमारी टीम वहां जाकर के 12 टायर जो है रिकवर कर लिए हैं और आगामी अभी तफ्तीश इसमें जारी है और भी कुछ इसमें गिरफ्तारियां हो सकती है और भी टायर बरामद हो सकते हैं। डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में अब जल्द ही रोगियों को सिटी स्कैन की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। 128 स्लाइस की यह मशीन करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NK महेंद्रू ने बताया कि अस्पताल में लगी सिटी स्कैन की मशीन पिछले करीब 1.5 साल से खराब पड़ी थी, जिस कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब नई मशीन स्थापित होने से रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में करीब 1.5 साल से ठप पड़ी सिटी स्कैन सुविधा अब जल्द रोगियों को मिलेगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NK महेंद्रू ने बताया कि सरकार द्वारा नई सिटी स्कैन मशीन लगाने के लिए मंजूरी मिल गई है। 128 स्लाइस की सिटी स्कैन मशीन करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगी, जिसके लिए संबंधित कंपनी के कर्मियों ने भी अस्पताल का दौरा किया है। आने वाले 3-4 महीने में नई मशीन स्थापित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 साल से अस्पताल में लगी मशीन खराब पड़ी थी, लेकिन अब नई मशीन स्थापित होने से रोगियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध न होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर यह सुविधा लेनी पड़ रही है। सरकार ने मंजूरी दे दी है 128 स्लाइस 128 स्लाइस की सिटी स्कैन मशीन लगाने की, जो लगभग 5 करोड़ के आसपास की है। सरकार ने इसको हमें आदेश भी दे दिए कि इसके ऑर्डर शीघ्र अतिशीघ्र कर दिए जाएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 3-4 महीने के अंदर ये जो मशीन है इंस्टॉल हो जाए। हमारी सिटी स्कैन लगभग 1-1.5 साल से ख़राब थी, जो बीच में हम ठीक कराते हैं, पर उसको ठीक कराने की लागत बहुत ज़्यादा अधिक थी और हमें उम्मीद है कि 3-4 महीने में हमारी जो 128 स्लाइस वाली सिटी स्कैन मशीन है 3-4 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। हम ये आके देख गए हैं तो उन्होंने हमें बोला कि हम 3 महीने के अंदर इसको इंस्टॉल कर देंगे। हमारे पास जगह है लगाने के लिए
तो वो कंपनी वाले आके बोल रहे हैं कि हम 3-4 महीने में इसको इंस्टॉल कर देंगे। नूरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली गुरचाल ममोह पंचायत में स्थापित सैकड़ों वर्ष पुराने कुएं की अनदेखी के चलते कुएं के अंदर गंदगी के ढेर लगे थे। लेकिन अब इस प्राचीन कुएं की सफाई का जिम्मा पंचायत प्रतिनिधियों व क्षेत्र के युवाओं ने उठाया है। पंचायत प्रधान खुशवंत सिंह ने बताया कि उनके बुजुर्गों के अनुसार यह कुआं 500 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस कुएं के पीछे एक रोमांचक कहानी भी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं के सहयोग से इस कुएं की सफाई की जा रही है ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को संभाल कर रखा जा सके। ये ऐसा है कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये बताया कि ये कुआं जो है आज से 1000 साल पहले पुराना कुआं है और ये हिस्ट्री बताते हैं कि यहाँ पे एक राजा जी आए थे और उन्हें यहाँ पे पानी मांगा था। तो पानी जो कि गर्म पानी था तो उन्होंने कहा कि पानी गर्म है। तो जो यहाँ पे पानी देने वाला था उन्होंने ये कहा था कि आप क्यों नहीं यहाँ पे कुआं खुदवा लेते हैं। तो उसी टाइम पे राजा ने अपनी सेना के साथ प्लान करके यहाँ पे जो है कुआं बनाया और काफ़ी अद्भुत कुआं है क्योंकि पूरी इंडिया में नहीं होगा। यहाँ पे हमने जो है अपने युवाओं को संडे जाके हमने हर बार हम जब भी वीकेंड पे हमें फ्री होते हैं हम लोग यहाँ पे जो है कुएँ का जो है देखभाल करते हैं और जो कि हम सरकार से ही चाहते हैं इवन यहाँ पे सरकार जो है सहयोग करे ताकि ये आने वाले टाइम पे जो है एक टूरिस्ट प्लेस बने और ये जो है काफ़ी एम्प्लॉयमेंट लाए यहाँ पे गुरचाल निवासियों के लिए। कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे युवाओं का जो जज्बा है इसके लिए जो कि आज से 1000-1500 साल पुरानी है वो अभी भी है बनी हुई है। यही हम सरकार से सपोर्ट चाहते हैं। अब ये जो कुआं है हमारा इसका जो था कि इसकी कुछ अनदेखी हुई और इसका जो है दशा थोड़ी दयनीय हो गई और अभी हम युवा साथियों ने मिलकर पंचायत के युवा साथियों से मिलकर इसकी साफ़ सफाई शुरू करवाई है। इसके लिए हमें बजट का भी जो है पड़ेगा तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें इसकी जो है इसके लिए हेल्प की जाए और ये जो है टूरिस्ट प्लेस भी हमारी पंचायत में एक बन सकता है। श्रीनगर के लावेपुरा में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हैं। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेवारी ली है। शहीद जवान मंगादेव वर्मा साउथ त्रिपुरा और शहीद कांस्टेबल अशोक कुमार हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के काहनफट गांव देहरू के रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही इनका ट्रांसफर पिंजौर से आसाम के लिए हुआ था। लेकिन शहीद अशोक कुमार ने श्रीनगर को चुना और वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। अशोक कुमार 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। शहीद अशोक कुमार अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। अशोक कुमार की शहादत की खबर सुनकर देहरू गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। शहीद अशोक कुमार के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। अशोक कुमार की पत्नी बच्चों के साथ पिंजौर से अपने ससुराल पहुंची। उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी आए हैं। मेरे को खबर मिली 8:30 बजे पिंजौर से फोन है। अशोक से 2-3 दिन पहले हुई बात, कल करनी बात। सवेरे बोलते सवेरे नहीं करना फ़ोन, मेरे को शाम को करना। तो शाम को फ़ोन आ गया। जैसे भी हो, अब मैं तो बोलता मेरे को ले चलो उधर, मैं उन सब का मैं देखूंगा उनको। बदला चाहिए मेरे को, बदला चाहिए, मौत की मौत चाहिए। स्वभाव बहुत अच्छा है उसका और उनके आदमी सब हासा मजाक जो काम वो किसी से नहीं तो वो करता है। मेरे को उसको गर्व है, मेरा शेर बेटा है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।